सलाम मेरे अजीज पंखो। तकरीबन 2 महीने बाद और कोई 250 ईमेल्स पढ़ने के बाद 3 इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ में आ गई हूँ जिन भूत की, ताकि मैं एपिसोड 13 बना के तुम लोगों को दे सकूं, क्योंकि जब तक तुम लोग इसकी एपिसोड ना देख लो तुम लोगों के खाने हजम नहीं होता है। तो भाई टाइम जाया नहीं करते और शुरू करते हैं। जो सबसे पहली स्टोरी हमें भेजी है, मैं उनका नाम नहीं बता सकती, उन्होंने मना किया है। ये कहते हैं ये कोई कहानी नहीं है बल्कि एक सच्चा वाकया है जो हाल ही में पेश आया है। मैं हमेशा कहीं सुनी बातों का कायल नहीं होता, मगर ये वाकया मेरे सामने पेश आया, यानी मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ। हुआ यूं कि मेरे यूनिवर्सिटी में आखिरी साल था। छुट्टियों में घर आया तो मालूम हुआ कि मेरी एक कजिन के घर में आग लगी थी। ये कोई हैरानी वाली बात नहीं थी, कोई हादसा भी हो सकता था, मगर बात ऐसी नहीं है। दरअसल मेरे कजिन जो रिश्ते में मेरे चचा की बेटी है, उनका घर यानी ससुराल एक 3 मंजिला घर है जो एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है। मगर इस वाकये से कबल भी हमें बताया जाता था कि उनके घर में जन्नात का बसेरा है। कभी तो उनकी अलमारी में पड़े बर्तन टूट जाते थे, तो कभी घर में पड़ी हुई चीजें गुम हो जाती थी जो वक्त गुजरने के बाद सामने ही पड़ी मिलती थी। इसके अलावा मेरे कजिन ने हमें बताया कि उनका जो कमरा दूसरी मंजिल पर है, अक्सर रात को छोटे बच्चे की रोने की और छत पर भागने की आवाजें आती हैं। एक बार मेरी कजिन रात को अपने कमरे से बाहर निकली तो किचन में जैसे कोई सरगोशी कर रहा था, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने पानी पिया और जैसे ही दोबारा अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो सीढ़ियों पर एक छोटा बच्चा जिसका सर उसके जिस्म से बड़ा था नजर आया और जो ऊपर की मंजिल की तरफ जा रहा था और अचानक गायब हो गया। वो बताती है कि मैं बहुत बहादुर होने के बावजूद बहुत डर गई थी और कमरे में वापस आते ही अपने हस्बैंड को बताया, जिन्होंने कहा कि तुम्हारा वहम हो सकता है। इसके अलावा उनके घर से बहुत से अफराद ने इस छोटे बच्चे को देखा। अब भी अगर उनके घर कोई नौमौलूद बच्चा रोए तो वो चुप नहीं करता, मुसलसल रोता है, चाहे फिर वो कोई मेहमान ही क्यों ना हो। मगर बात यहीं पर खत्म नहीं होती। हाल ही में उन्होंने अपना घर के पूरे सहन में ग्रेनाइट टाइल्स लगवाई हैं। सहन के एक तरफ एक छोटी पौधों की क्यारी थी जिसे खत्म करके वहाँ पर भी टाइल्स लगा दी गई। फिर क्या था, वो मुसीबत आई जिसका कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। उनके घर में आग लगना शुरू हो गई। कभी एक कमरे में और वहाँ पर आग बुझाने जाए तो दूसरे कमरे में आग लग जाती और ये सब कुछ बहुत जल्दी होता। आग का सिलसिला 3 महीने वक्फे से जारी रहा। इस दौरान इन सब लोगों को रात की और दिन की नींद हराम हो गई। रात में कुछ लोग जागते तो बाकी सो जाते ताकि पता चल सके कि आग लग गई है। हैरत की बात तो यह है कि जब तक आग ज्यादा भड़क ना जाए तो आग का पता ही नहीं चलता और ना ही धुआं और बदबू आती थी। ये आग मैंने अपनी आंखों के सामने लगती देखी तो यकीन ही नहीं आ रहा था, बगैर किसी चीज की आग कैसे लग सकती है। इन 3 माह में इनके घर का सारा सामान जल गया, जिसमें सिर्फ धात वाले बर्तन बच गए। इस दौरान बहुत से अमल कराने वाले हजरात को बुलाया गया, मगर कोई भी इस घर में नहीं टिक सका। सब यही कहते हैं कि इनके बस का काम नहीं है। इस अरसे में तमाम घर वाले बुरी तरह मुतासिर हुए। इनके घर का सारा सामान जिसमें फर्नीचर, कपड़े और कंबल वगैरह था, सब कुछ खत्म हो गया था। उनकी बंद अलमारियों में आग लग जाती थी, बंद संदूक में भी आग लग जाती थी, जबकि आग लगने के लिए हवा का होना बहुत जरूरी होता है। और किचन से बर्तन उठाकर बाहर फेंके जाते। ये तमाम वाकयात छोटे बच्चों को भी डरा रहे थे। आखिर कामिल बाबा आए और उन्होंने इस ना नजर आने वाली मखलूक से राब्ता किया। पता चला कि वो उस घर में एक जिन नहीं है बल्कि एक पूरा खानदान रहता है। इन जिन्नात ने आलिम के तवस्सुत से बताया कि सहन के जिस हिस्से में क्यारी थी इसे दोबारा बनाया जाए, क्योंकि वही इनका घर था। फिर ऐसा ही किया गया। फिर भी इन जिन्नात का साया उनके घर पर है। अभी कोई बाथरूम जाए तो ऐसा मालूम होता है जैसे कि कोई गला दबा रहा हो। अब आहिस्ता आहिस्ता हालात नॉर्मल हो रहे हैं, लेकिन उनके घर के फिजा में अभी तक डर बहुत ज्यादा मौजूद है। वाओ, दिस इज स्केरी। और ये चीजें मैंने भी होते हुए देखी है। हमारे कितने जानने वाले हैं जिनके घर में रैंडमली जगह पे आग लग जाती थी। जिनको मैं जानती हूँ वो लोग इतना ज्यादा तंग हो गए थे कि सारे के सारे घर छोड़ के एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गए और उस घर को अब कोई खरीद भी नहीं रहा, क्योंकि वो घर मशहूर इस वजह से है कि वहाँ पे आग लग जाती है और वहाँ पे ऐसी चीजें हैं। और मैं उस घर में गई भी हुई हूँ। खैर अल्लाह से दुआ है कि उनके घर का माहौल जल्दी नॉर्मल हो जाए। अगली स्टोरी पे चलते हैं। ये कहती है कहानी मेरी दोस्त की है जो कि सऊदी अरब में पैदा हुई थी। वो 5 बहनें और 2 भाई हैं। जब वो 9 साल की थी तो वो जद्दा में एक घर में शिफ्ट हो गए। उसकी पूरी फैमिली ही वहाँ पर होती थी। वो कहती है कि वो घर काफी पुराना था और जब हम वहाँ शिफ्ट हुए तो मेरे दोनों भाई रूम में होते थे और 2 बहनें दूसरे रूम में होती थी और मैं और मेरी 2 और बहनें एक ही रूम में होती थी और इनकी खाला जो कि उसके अगले रूम में अकेली होती थी। वो कहती है कि शुरू में रात को सोते हुए ही सांस बंद होने लगता था, फिर दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते थे और कभी कभार कोई हंसती हुई एक आंटी नजर आती थी। और हैरत की बात यह है कि मेरे घर वालों को कोई ऐसी चीजें ना नजर आई ना महसूस हुई। जब मैं उनको बताती तो वो मेरा मजाक उड़ाते, इसलिए मैं चुप हो गई। एक दिन मेरी खाला कमरे में सो रही थी कि अचानक इनका सांस बंद हुआ और आंख खुल गई। वो देखती है कि इनके सामने एक औरत खड़ी है जिसकी शक्ल बहुत काली है और वो बड़ा बड़ा मुंह खोल के यूं चबा रही थी जैसे कुछ खाने के लिए मुंह खोल और बंद कर रही हो। ये देख के मेरी खाला बहुत डर गई और आंखें बंद करके आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। जब आंख खोली तो वो औरत गायब हो चुकी थी और उसके बाद से मेरी बड़ी खाला को मुझ पर यकीन होने लगा। उन्होंने
सुबह उठकर मेरे बाबा और फैमिली को बताया इस घर में कुछ तो है जो हम नहीं देख पा रहे। मेरी बड़ी बहन जो मुझसे 1 साल बड़ी है, उसको उस वक्त मजाक सूझा और उसने ऊंची आवाज में कहना शुरू कर दिया कि बदतमीज जिन। मेरे बाबा जो इन सब पर यकीन नहीं रखते, वो भी मुस्कुरा के चले गए। खैर हम सब स्कूल गए। मेरी बड़ी बहनें कॉलेज से वापस आकर सब भूल चुकी थी कि रात को हाला के साथ कुछ हुआ भी था। रात को जब खाना खाने के बाद सब सोने लगे तो मेरी उस बहन को मेरी खाला नजर आई जो बाहर गार्डन में खड़ी है और उसको बुला रही है। वो सीढ़ियों से उतरी और सीधा गार्डन में आई तो देखा वहाँ कोई नहीं है। उसने खाला को आवाज दी तो खाला ऊपर टेरेस पर से उसे देखने लगी और कहा कि इतनी रात को तुम नीचे क्या कर रही हो। मेरी बहन वहीं गिर गई। हम सब बहुत डर गए और उसको डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने कहा कि इसकी किडनी फेल हो चुकी है। उसको ऑपरेशन हुआ, वो किडनी निकाल दी गई। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हुआ और हम घर वापस आ गए। मेरी मामा ने मेरे बाबा से बात की कि घर शिफ्ट कर लिया जाए तो वो मान गए और घर ढूंढते ढूंढते 2-3 महीने लग गए और ये 2-3 महीने हमारी जिंदगी के सबसे डरावने महीने थे। मेरी वो वाली बहन तो ठीक हो गई थी, लेकिन उसके 2 दिन बाद जब हम सो रहे थे तो रात को मेरे कोई बाल खींचने लगा। मेरी आँख खुली और मैं उठ के बैठ गई। मैं नींद में ही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में मैंने देखा कि मेरी बड़ी बहन की शक्ल में एक लड़की दरवाजे के पीछे बैठी मुझे घूर रही है। मुझे वही अपनी खाला और बहन के साथ हुए हादसे याद आए तो मैंने आहिस्ता से अपनी बहन जो मेरे साथ सो रही थी उसको हिलाया। मुझे यही डर था कि मेरी बहन उठकर गुस्सा करेगी और ये जो लड़की है ये मुझे मार देगी। लिहाजा मैंने चीखते हुए आयतल कुर्सी पढ़ी और इसके साथ ही अपनी बहन के साथ लिपट गई। मेरी दोनों बहनें जो मेरे साथ थीं जाग गईं और उठ के मेरे पास बैठी। मैंने रोते रोते कहा कि वो यहाँ थी। मेरी इस बात से वो डर गई और मुझे मामा बाबा के रूम में ले गई। फिर अगले दिन बाबा ने वहाँ एक कारी साहब को बुलाया और सब कुछ बताया। जब कारी साहब हमारे घर आए तो उनको पता चला कि यहाँ 300 जिन्नात रहते हैं और उनको हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं है। 3 महीनों के बाद हम शिफ्ट हो गए। फिर जब वो नए घर में गए तो सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब ये कहानी सऊदी अरब की है तो मुझे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। मैं खुद वहाँ से रह के आई हूँ और वहाँ पे ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। शायद किसी नॉर्मल जगह से ज्यादा वहाँ पे ये चीजें हैं, तो इसलिए आई एम नॉट रियली शॉक्ड। बिल्कुल ऐसा हुआ होगा। अगली कहानी जो मुझे भेजी है उन्होंने अपना नाम बताने से मुझे मना किया है। वो कहते हैं कि किसी पर्सनल रीजन की वजह से जहां हम रहते थे वो जगह हमें छोड़ के फ्लैट की तलाश में निकले, जो काफी मेहनत के बाद बहुत जल्दी में 3 से 4 घंटे में मैंने ढूंढा और पेमेंट करके अपनी बीवी और बच्चों को लेके मैं वहाँ शिफ्ट हो गया। जैसे ही हम लोग शिफ्ट हुए मेरी बीवी और मुझे कुछ अजीब सी स्मेल महसूस हुई, पर हम दोनों ने एक दूसरे को कोई बात नहीं की क्योंकि ठंड का मौसम था, बाहर बर्फबारी हो रही थी और हमारे पास कोई भी चारा नहीं था, इसलिए हम एक दूसरे को डराना नहीं चाहते थे। फिर कुछ यूँ हुआ कि एक दिन शाम में अपनी क्लास लेके वापस आ रहा था और फैमिली के साथ हॉल में बैठा हुआ था। हम लोग सोफे पर बैठे थे। मेरी बीवी कहती है कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने फूंक मारी है, जिसकी वजह से उसकी आंखों और सर में शदीद दर्द शुरू हो गई। मैंने ये बात मजाक में टाल दी क्योंकि मैं उसे डराना नहीं चाहता था और फिर हम इस वक्त जाते भी किधर बच्चों के साथ। फिर कुछ यूँ हुआ कि हमारे लोकल जानने वाले फ्रेंड की मदर की डेथ हो गई और कुरान खानी के लिए मुझे मुसलसल उसके साथ 3 दिन तक कब्रिस्तान फजर के बाद जाना था। मैं उसके साथ 3 दिन तक जाता रहा। उसकी वालिदा की कब्र पे कुरान खानी करने के बाद सीधा क्लासेस के लिए चला जाया करता था। उन दिनों में MBBS 4th ईयर का स्टूडेंट था। हुआ कुछ यूँ कि आखिरी तीसरे दिन मैं जब कुरान खानी के बाद क्लासेस लेके चला गया तो मेरी बीवी की मुझे आफ्टर लंच कॉल आई कि मैं सुबह सोई हुई थी। मुझे किसी ने 3 बार नाम लेके पुकारा। पहली दूसरी बार तो मैंने जवाब नहीं दिया, तीसरी बार कहा कि क्या है, तो फिर याद आया कि घर में तो सिर्फ मैं हूँ और बच्चे हैं जो कि हॉल में सोए हुए हैं, तो मेरा नाम किसने लिया है। मेरी बीवी डर गई और पूरा दिन बच्चों के साथ बाहर फ्लैट्स के आगे वहाँ पे बेंच पे बैठ के उसने टाइम गुजारा। जब मैं शाम को वापस आया तो मैंने हल्की सी मजाक में बात टाल दी और अंदर से तो मुझे पता चल चुका था कि बात कुछ और है। मैंने अपने एक हाफिज दोस्त को कॉल की जो कि MBBS का स्टूडेंट था और वो मेरा सीनियर था। वो यहाँ रशिया में एक मस्जिद में इमामत और बच्चों को कुरान शरीफ भी पढ़ाया करता था। उसने मुझे 7 बार घर में आजान देने को कहा। मैं जब घर आके आजान देनी शुरू की तो मुझे तीसरी या चौथी दफा महसूस होना शुरू हो गया कि मेरी जुबान लड़खड़ा रही है और कलमात सही से अदा नहीं कर पा रहा। हम बचपन से चाहे जैसे हो मुसलमान होने की निस्बत नमाज अजान कभी भी अदायगी में गलत नहीं कर सकता है और यहाँ ये मामला पेश आया और मुझे एहसास हो रहा था कि जैसे जलजला आ रहा है और जमीन हिल रही है। और इसी दिन जब ये वाकया पेश आया मेरी बेटी भी ख्वाब में डर के ये चिल्लाते हुए उठी कि कोई आंटी लंबे बालों वाली उसका गला दबा रही है। खैर कुछ दिन गुजरे, बात दरगुजर हो गई। हम जब हाफिज साहब की तरफ गए तो जानने वाले टैक्सी वाले के साथ आते जाते इस बारे में बात करते गए। जब वापस घर पहुंचे तो मैं घर बात कर रहा था। बेडरूम में मेरी बीवी मोबाइल पास रख के उसको यूज कर रही थी। बच्चे हॉल में टीवी देख रहे थे। मैं देखता हूँ कि मेरी वाइफ की मोबाइल स्क्रीन ऑफ है। मैंने वाइफ से घर बात करते करते पूछा कि क्या कर रही हो। जवाब मिला मूवी देख रही हूँ, हालांकि मोबाइल की स्क्रीन ऑफ थी। मुझे सिचुएशन समझ आ गई। मैंने वाइफ के मोबाइल पर कुरान शरीफ की तिलावत लगा दी। मेरी वाइफ हंसना शुरू हो गई जैसे कोई पागल हो। मैंने कॉल पर घर वालों को अल्लाह हाफिज कहा और बीवी से दोबारा पूछा कि क्या कर रही थी भला। मेरी वाइफ ने कहा कि मैं मूवी देख रही थी। जब तिलावत चल
रही थी, हम बेड पर थे और मैंने उस वक्त फिर से ज़लज़ले वाली सिचुएशन फील की। मैंने वाइफ को कहा कि तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन ऑफ है तो तुम कैसे मूवी देख रही थी। अपनी वाइफ की आंखों में मैंने वो अजीब सी चमक देखी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मेरी बीवी अचानक कहती है कि तुम मुझसे डरते हो। मुझे समझ आ गया सारा माजरा। मैंने कहा कि नहीं, मैं तो तुमसे नहीं डरता, हिम्मत है तो मुझ में आके दिखाओ। बीवी का फिर वही जवाब था कि मैं उससे डरता हूँ, और फिर उसने एक अजीब सी जोर सी हंसी। मैं बड़ी मुश्किल से बीवी को बेडरूम से किचन लेके आया और दोबारा वही पूछा। बीवी ने कहा कि वो मूवी ही देख रही थी। मैं देख रहा था कि बीवी नॉर्मल हो रही है। मैंने कोई बात नहीं की और वाइफ को किसी तरह नीचे फ्लैट से बाहर लॉन में लेके बेंचेस पर ले गया और फिर वही सवाल किया और उसने फिर वही जवाब दिया और फिर सारा मामला बताया। जब मेरी बीवी नॉर्मल हो गई तो उसको लगा कि शायद मुझसे मजाक कर रहा हूँ। उसी टाइम मेरी अच्छी किस्मत थी कि मैंने इंटरनेट से दूसरी जगह फ्लैट ढूंढा, पेमेंट कर दी और सुबह के सुबह ही हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए। उस फ्लैट में जो स्मेल आती थी वो इस तरह की थी जैसे कोई मुर्दार हो। वहाँ वो स्मेल मुर्दा खानों में आती है। क्योंकि मेरा वहाँ आना जाना लगा रहता है तो मुझे पता चल गया था। हम लोग उस फ्लैट में 15 अक्टूबर 2016 को आए थे और 1 नवंबर को वहाँ से निकल भी गए। मेरी बीवी आज भी समझती है कि मुझे कोई गलत फहमी हुई है या मैं उससे मजाक करता हूँ, लेकिन ये मैं और मेरा अल्लाह जानता है कि उस रात क्या हुआ था। उसके बाद दोबारा ऐसा कभी कोई वाकया पेश नहीं आया, पर ये जो कुछ हो गया ये जिंदगी भर मैं याद रखूंगा। दिस इज रियली स्केरी। मतलब कोई घर इतना ज़्यादा हॉन्टेड कैसे हो सकता है कि आप कुछ ही दिन वहाँ पे रह के वहाँ से भाग जाओ। खैर, आई एम रियली हैप्पी कि आपके साथ अब सब कुछ ठीक है। ये मेरी आज की 3 स्टोरीज थी। अगर तुम्हारे पास कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस तरह की, तुम्हारी आप भी थी जो तुम समझते हो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मुझे इस ईमेल आईडी पे सेंड करो या नीचे कॉमेंट्स में लिखो। अगर मुझे बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरीज मिली तो मैं उसको अपनी अगली वीडियो में जरूर ऐड करूंगी। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट वीडियो ये रही। यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो। मेरा दूसरा चैनल है गोल रोटी, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताओ और मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।